हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग क्लास 7 का जो है चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, इसको स्टार्ट किए थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो डियर ये पॉसिबल नहीं है कि एक चैप्टर को एक साथ डिस्कस करने, यानी एक ही मतलब कि क्लास में डिस्कस करना, क्योंकि चैप्टर जो है ना कोई कोई बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी एक एक पॉइंट को डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और हम चाहते हैं ना कि आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि सिर्फ सीटेट के लिए नहीं बल्कि आगे किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट के बाद अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर हम लोग जो है आज की क्लास में रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग रासायनिक परिवर्तन तक थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। हमने ये देखा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया चीज़ बनता है, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन इसका एग्जैक्ट देख सकते हैं कि वो परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो डियर जैसे कि अभी हम लोग देखे थे इससे पहले जो भौतिक परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन में ना कोई नया चीज़ नहीं बन रहा था, ठीक है। वो जो है वही, जैसे कि अगर आपका चौक है, अगर वो आपका पूरा टुकड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग पानी डालते फिर उसको सुखाते तो वो फिर से चौक बन जा रहा है, उसमें कोई नया चीज़ तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वो आपका भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो है आपका रासायनिक प्रक्रिया, इसमें क्या होता था ना कि एक नया चीज़ बनता है, ठीक है। जब एक या दो से नया चीज़ बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब ये चूने की पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 प्लस ये वाटर भी रिलीज कर रहा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक नया प्रोडक्ट हो गया, एक नया प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। इससे पहले एक रिएक्शन हम लोग किए हुए थे, इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ये देखिए कॉपर सल्फेट जो है जिसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। और नीला थोथा, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है ना तो ये क्या बना रहा है, आपका आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और खुद इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को रिलीज कर देगा। देखिए यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रासायनिक प्रक्रिया कहलाएगा। तो ये नीला थोथा याद रखिएगा, नीला थेथा थोथा जो है इसको हम लोग कॉपर सल्फेट को कहते हैं, जिसका रासायनिक केमिकल फॉर्मूला जो है ये आपका CuSO4 है। इसके साथ FeSO4 आयरन सल्फेट जो है इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है, ठीक है। डेर एक रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहता है जब ये जल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या दे रहा है, आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड दे रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड दे रहा है। इससे पहले क्या था कि एक मैग्नीशियम था, ठीक है, मैग्नीशियम का हम लोग एक फीता लिए थे और उसको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ वो मतलब जैसे ही उसको हम लोग बर्न करते हैं, बर्न वो तो किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना बर्न होगा। तो वो क्या दे रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जैसे ही आपको वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना रहा है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। तो डियर यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, एक नया चीज़ बन रहा है, तो ये आपका रासायनिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस ये आपको केमिकल फॉर्मूला किसको क्या कहते हैं इसके लिए हम आपको ये एक बार रिविजन करा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि रासायनिक प्रक्रिया किसको कहते हैं और परिवर्तन किसको कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो डियर ये जब रासायनिक परिवर्तन होता है ना तो हम लोग देखिए कि एक नया चीज़ तो बना ही, इसके साथ कुछ कुछ और भी चेंजेस होता है। क्या क्या चेंजेस होता है चलिए देखते हैं। पहला क्या है ना, उष्मा मतलब लाइट आता है, प्रकाश आता है, ठीक है। क्योंकि कोई कोई रिएक्शन जो होता है ना
एंडोथर्मिक, देखिए कोई रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है। जैसे कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट जो रहता है अब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट वो रिलीज करता है, ठीक है। खैर वो भी हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें, तो इसलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रिएक्शन में आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है। हीट के साथ साथ लाइट भी रिलीज होता है, तो यहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश भी आपका देता है। और कभी कभी क्या होता है, जब रिएक्शन होता है ना, तो एक ध्वनि निकलता है, ठीक है, एक ध्वनि निकलेगा। और कभी कभी जैसे रिएक्शन होगा ना, एक अजीब सा स्मेल भी आता है, एक गंध, नया गंध आएगा, ठीक है। उसके कभी कभी रंग में भी परिवर्तन आता है, और कभी कभी गैस का भी बनना होता है, जैसे कि CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, O2 रिलीज हो रहा है, तो गैस भी यहाँ पे बनता है। तो देखिए रासायनिक प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ आपका दे होता है, यानी जब भी नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ क्या क्या और भी चेंजेस होता है। तो ध्वनि भी प्रोड्यूस हो सकता है, फिर आपका गंध भी, स्मेल भी आता है, फिर रंग का भी परिवर्तन होता है, फिर गैस भी बनता है, फिर वो हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। देखिए यहाँ पे डियर एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि इससे पहले वाला, जैसे कि देखिए अगर हम लोग देखे होंगे कुछ खाना है, ठीक है, वो 1-2 दिन का हो गया, बासी हो गया, जब वो बासी होता है ना, तो उसमें से एक अलग सा स्मेल आता है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो कैसा परिवर्तन है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षात्मक आवरण क्या है ना, हम लोग के वायुमंडल में ओजोन का परत है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से क्या निकलता है, हानिकारक पाराबैंगनी, ठीक है। याद रखिएगा, हानिकारक पाराबैंगनी से ये हम लोगों को बचाता है। कैसे बचाता है, तो ओजोन के जो परत है ना, ये पाराबैंगनी का जो रे होता है ना, उसको ये अवशोषित कर लेता है, मतलब कि अपने में ये कर लेता है, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये है आपका ओजन O3 ओजन होता है। जैसे ही हानिकारक ये पाराबैंगनी है ना, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अब ऑक्सीजन गैस तो हम लोग के लिए यूजफुल है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ओजन से भिन्न होता है। क्या हम ओजोन के अपघटन को तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। यदि ओजोन द्वारा पाराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होता, अगर सोच लीजिए अगर ये ओजोन परत नहीं होता, तो ये पाराबैंगनी को वो अवशोषित नहीं कर सकता। जब ऐसा नहीं होता, तो ये पाराबैंगनी जो है ना, ये जो आपका रे है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये जब मतलब कि प्राकृतिक में पहुंचता है, ये तो बहुत तरीके से ये, हाँ, हम लोग जीव जंतु को ये अफेक्ट करता। क्लियर है। तो ये याद रखना होगा आपको, पाराबैंगनी, ठीक है, इसको अवशोषित कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग देखे होंगे, एप्पल को जब हम लोग, सेब को जब है काट के रखते हैं ना, या आलू को, तो कुछ देरी के बाद ना उसका रंग जो रहता है भूरा टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। रंग का यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, और रंग का परिवर्तन होता है, तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि वो रासायनिक परिवर्तन में आपका रंग का परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, तो ये भी कैसा रिएक्शन है आपका, तो रासायनिक प्रक्रिया का आपका उदाहरण है, ठीक है। ऐसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो ये भी कैसा कैसा रिएक्शन है आपका, कैसा परिवर्तन है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि ये जो आयरन है ना, ये जब ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, वायु में प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है, और उस हवा में अगर नमी रहता है, यानी नमी कब होगा, जब वाटर उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि बरसात के मौसम में हम लोग देखेंगे कि हवा जो रहता है ना, उसमें आपका नमी रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस ऐसे केस में लोहा जो है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, आपका आयरन ऑक्साइड दे रहा है, जिसको हम लोग Fe2O3 कहेंगे, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, आयरन ऑक्साइड का देख लीजिए केमिकल फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना, ठीक है, जंग कहते हैं इसको, जंग। और जंग लगने की के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जल और वायु से ही जो है ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, जंग बनाता है। तो जंग का केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं।
देखिए, तो ये जो ये जो जंग लग रहा है, इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करते हैं? तो पता है इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग पेंट करते हैं। देखे होंगे आप कि आयरन का कहीं भी अगर आप शॉपिंग शॉप में जाइएगा, आयरन के शॉप में, जहाँ लोहे की सामान मिलता है, तो वहाँ पे आयरन का जो भी चीज़ रहता है ना, तो वहाँ आयरन का जो भी चीज़ रहता है ना डियर, तो उसको हम लोग क्या करता है, पेंट करके रखता है। जब हम लोग पेंट करके रखेंगे ना, तो पता है ये जो पेंट रहेगा ना, उसको डायरेक्ट आयरन को ना वो मतलब ऑक्सीजन और वो वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिसके कारण आयरन जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से वो जंग लगने में बचाता है। इसी तरह एक वर्ड आता है ग्लेवनाइजेशन। ये ग्लेवनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग किसी भी चीज़ पे, ठीक है, जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिंक का पेंट करते हैं, ठीक है ना, तब उसको हम लोग ग्लेवनाइजेशन कहते हैं। यानी अगर हम लोग पेंट सिंपल कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो पेंट कहलाएगा। लेकिन यही पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं आपका जिंक के साथ, जिंक का उसका ऊपर परत चढ़ा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लेवनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लेवनाइजेशन क्या होता है। ये भी क्या होता है, जंग लगाने से बचता है। जैसे कि डियर, जो जहाज होता है ना, देखिएगा उसका आधा पार्ट जो रहता है हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है। ऊपर का पार्ट में भी आपका पानी जो रहता है आता है, समुद्र की पानी आती है। तो और समुद्र में जो रहता है आपका नमक भी प्रेजेंट रहता है, जो कि और भी ज़्यादा जो है जंग लगने में ये होता है। तो इस तरीके से वो लोहे को जो है बहुत ही क्षति पहुंचाता है। इसलिए ना लोहा उसमें इसलिए क्या होता है ना कि जहाज का जो लोहा रहता है ना, वो उसको हमेशा बदलना पड़ता है, कुछ कुछ भाग को हमेशा बदलना पड़ता है। और हमेशा उसका मतलब कि देखते रहना पड़ता है, उसका हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है लोहा का। ठीक है, देखिए स्टेनलेस स्टेनलेस लोहा क्या होता है, जैसे कि कार्बन और क्रोमियम में, लोहे में कार्बन और क्रोमियम रहता है। ठीक है, और निकल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है क्या, स्टेनलेस लोहा। और इसमें जंग नहीं लगता है। तो याद रखिएगा कौन सा लोहा में जंग नहीं लगता है, तो स्टेनलेस लोहे, सॉरी, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। देखिए स्टेनलेस स्टील बनता क्या कैसे है, तो जब लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज ये सब हम लोग डालते हैं, और तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये एक तरह का एलॉय है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस से आपका क्रिस्टलीकरण। देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जैसे कि नमक समुद्र में होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है कि समुद्र का जो जल होता है ना, उसको हम लोग जब गर्म करते हैं ना, तो वो क्या होता है, पानी जो रहता है वो एवापोरेट होकर बाहर निकल जाता है। बाकी क्या बच जाता है आपका, तो आपका सिर्फ नमक बच जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। इसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट क्या किया है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि हम लोग एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ पानी डालेंगे, फिर इसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम लोग गर्म करते हैं या उसको उबालते हैं। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का चून जो रहता है वो मतलब कि उसको हम लोग हमेशा चलाते रहेंगे, ठीक है, यानी मिलाते रहेंगे। तो कॉपर सल्फेट का चून हम लोग तब तक मिलाते रहेंगे कि जब तक उसमें ना और भी हम लोग उस पानी में और कॉपर सल्फेट हम लोग मिला ना सके। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में हम लोग तब तक मिलाते हैं जब तक कि वो मतलब उसमें घुलता है। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे, मान लीजिए आपका 1 कप पानी है, 1 कप पानी में हम 2 गिलास चीनी तो नहीं डाल सकते ना, तो इसी को बोला जा रहा है। हम लोग तब तक इसको मिलाना है, और तब जब तक कि उसमें और भी ज़्यादा ऐड ना हो, फिर उसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो पता है जब ठंडा होगा तो वो क्या देखेंगे कि वो कॉपर सल्फेट का क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। तो देखिए अब हम लोग को समझ में आ गया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया चीज़ नहीं बनता। अगर मान लीजिए हम लोग के सामने कोई चीज़ मिट्टी का घड़ा है, अगर वो टूट के गिर जा रहा है तो वो एक तरह का भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कि आपका एक नया चीज़ बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट देता है। साथ साथ वो क्या देखते हैं कि उसमें वो जब होता है तो एक नया एक स्मेल आ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और भी
और भी कुछ कुछ होता है, ठीक है, गैस बनता है तो हीट रिलीज कर रहा, तो इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो बासी खाना जो है, जो आपका 1-2 दिन का जो बासी खाना है, उसमें भी जो स्मेल आ रहा है वो भी रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था तो देख सकते हैं कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से क्या करेंगे, आपका ना पूरे चैप्टर का जो जो एक एक पॉइंट है ना, वो हम इस तरीके से आपको बता देंगे अंडरलाइन करके, ताकि हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। अगर आप पहले वाला पार्ट नहीं देखे ना, तो सबसे पहले आप जाके पहले वाला पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCQ करने वाले हैं, तो प्लीज़ आपका कोई भी क्वेरीज होगा ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।